मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कोशिका का विभाजन, कोशिका के कोशिकांग और कोशिका के बारे में बताया था। मैं आपको केंद्रक के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम शुरू करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने की? क्रोमोसोम की खोज 1888 में डब्ल्यू बाल्डेयर ने कि जिन्होंने देखा कि एक छड़ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस जो डार्क कलर का दिखाता है, यानी क्रोमा, जिसे क्रोमा यानी कलर और सोमा क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है क्रोमोसोम का, तो उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमा यानी कलर, सोमा यानी बॉडी। तो कलर बॉडी जो होती है छड़ लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम को इन्होंने कलर बॉडी क्यों कहा? इन्होंने इसलिए कहा कि क्रोमोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी व्यक्ति के जीन्स को यानी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर करता है। जैसे कि हम में जो गुण हैं, हम लोगों में, वो हमारे दादा दादी, माता पिता सभी के हैं। उसी प्रकार आगे की पीढ़ियों में भी इस तरह से गुण ट्रांसफर होते रहेंगे। किसकी वजह से? गुणसूत्र की वजह से। गुणसूत्र में जो जीन पाया जाता है उसकी वजह से। तो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। गुणसूत्र जी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 आर्म हैं इस तरफ और 2 आर्म हैं इस तरफ, जो बीच में एक पॉइंट से या एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। इससे जो 2 आर्म जुड़ी हैं, इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जा रही है, देखिए, तो इसको क्या कहेंगे? पेलिकल। इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे कहते हैं क्रोमेटिड। यह स्ट्रक्चर जब गुणसूत्र में या न्यूक्लियस में पाया जाता है तो ये इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में ये नेट नहीं होता, ये उलझा हुआ जरूर रहता है, लेकिन इनके सिरे आजाद रहते हैं इस तरह से। जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तब आपको मेटाफेज, कौन सी स्टेज में? मेटाफेज में यह देखने को मिलेंगे। जब मेटाफेज में आपको ये देखने को मिलेंगे किस तरह से गुणसूत्र लाइक स्ट्रक्चर। तो गुणसूत्र क्या होता है? 2 आर्म होती हैं जो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती हैं और इसमें एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस लिक्विड पदार्थ में क्रोमेटिड यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? एक्चुअली में इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। इसी से जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम। 23 जोड़े में क्या होता है? 23 जोड़े में कुछ गुणसूत्र तो ऐसे होते हैं जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। सामान्य गुण 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो गुणों का स्थानांतरण करते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा वह लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का निर्धारण करता है। इसमें क्या होता है? अगर XY हुआ तो लड़का और XX हुई तो लड़की। तो 23वां जो जोड़ा होता है लिंग निर्धारण
जोड़ा होता है। इससे ही आगे की पीढ़ी में या उत्पन्न होने वाली संतान आप बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की। तो इसे लिंग का निर्धारण होता है किससे? क्रोमोसोम से। अगर ये जीन जो 46 मनुष्य में होते हैं या 23 जोड़े गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, अगर इनकी संख्या 47 हो जाए या 45 हो जाए तो आप में कई तरीके की डिजीज देखने को मिलती है। आपने देखा होगा किसी बच्चे के हाथ नहीं होते, किसी का पैर नहीं होता है, किसी का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, या तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके कारण होता है? क्रोमोसोम की डिसबैलेंसी के कारण। इनका बैलेंस है जो 46 ही होना चाहिए, अगर 46 से आगे बढ़ेगा तो डिजीज होगी और 46 से कम होगा तो डिजीज होगी। तो आपने देखा क्रोमोसोम का कितना इफेक्ट होता है मनुष्य की बॉडी में। और क्रोमोसोम मनुष्य में नहीं, सारे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, चाहे वो मक्खी ही क्यों ना हो। मक्खी में, जीव जंतु कोई सा भी ले लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, शेर। क्रोमोसोम स्पष्ट किस में दिखाई देते हैं? मेटाफेज स्टेज में, जो आपको खुले हुए स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब क्रोमोसोम के प्रकार, अब ये तो हो गई क्रोमोसोम की डेफिनेशन, क्रोमोसोम का डिस्क्रिप्शन और इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाइए क्रोमोसोम के प्रकार। क्रोमोसोम के प्रकार दो तरीके से क्रोमोसोम को बांटा गया है। एक, पहला बिंदु के आधार पर और दूसरा बिंदु की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। बिंदु की स्थिति के आधार पर। तो पहले प्रकार में आ जाएगी क्रोमोसोम के आधार, बिंदु के आधार पर। बिंदु के आधार पर क्या है क्रोमोसोम? बिंदु के आधार पर अगर क्रोमोसोम जब दो आर्म से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है, दोनों आर्म सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, अगर इसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है इसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं, मोनोसेंट्रिक। और जब इसमें दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? डाइसेंट्रिक। और जब दो से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो कहलाता है पॉलीसेंट्रिक। क्या कहलाता है? पॉलीसेंट्रिक। तो ये तो हो गया आपका बिंदु के आधार पर, कि बिंदु की संख्या के आधार पर कह सकते हैं आप। अगर एक सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम की जो आर्म है एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है तो इसे कहेंगे मोनोसेंट्रिक, और डबल से जुड़ी हुई है तो डाइसेंट्रिक, और दो से ज्यादा से जुड़ी हुई है तो इसे पॉलीसेंट्रिक कहा जाता है। अब आ जाइए बिंदु की स्थिति के आधार पर। स्थिति यानी आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंट्रोमियर है और जो आर्म है बिल्कुल इक्वल साइज में दिख रही हैं आपको। तो दोनों तरफ की जो आर्म होती है, सेंट्रोमियर की दोनों तरफ की आर्म जो होती है, अगर इक्वल साइज की होती हैं, बैलेंस में होती हैं, तो इसे मेटासेंट्रिक कहा जाता है। और जब ये सेंट्रोमियर अपनी मिडिल स्टेज से थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है तो एक आर्म थोड़ी सी छोटी, दूसरे आर्म की अपेक्षा एक आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और जब इन आर्म में जब ये सेंट्रोमियर बिल्कुल ज्यादा एक आर्म की तरफ ज्यादा झुक जाती है तो इसे एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है, जिसमें एक आर्म बहुत छोटी होती है और एक आर्म बहुत बड़ी होती है। अब आ जाइए फोर्थ स्टेज में क्या होता है? इसे कहते हैं फेमोसेंट्रिक या टीरोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है? इसमें जो दूसरी आर्म होती है वो तो बिल्कुल छोटी होती है, ना के बराबर। अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ऐसी स्थिति भी आती है, कभी उसमें नहीं होती। और ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें थोड़ी सी जरा सी देखने को मिलती है आपको। इसको क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक कहते हैं या फेमोसेंट्रिक कहते हैं। तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र दो तरीके से बांटा गया है गुणसूत्र को, एक स्थिति के आधार पर, एक सेंट्रोमियर की गिनती के आधार पर या संख्या के आधार पर। तो आपने देखा ये क्रोमोसोम को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। क्रोमोसोम में आपने जो देखा, ये क्रोमोसोम यहाँ से आया, यहाँ संकुचित अवस्था में आ गया, जहां ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? संकुचन कहा जाता है।
कभी कभी क्रोमोसोम में 2 संकुचन भी पाए जाते हैं। इधर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहां से क्रोमोसोम थोड़ा झुका हुआ रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्ट पार्ट कहते हैं। तो यह संकुचन कहा जाता है इसको। तो कुछ पॉइंट आपने नोट किए होंगे इसके। गुणसूत्र क्या है? एक तरीके से जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए वाहक का कार्य करता है, जिससे जो हमारे गुण हमारे बच्चों में और हम में हमारे माता पिता के, हमारे दादा दादी के गुण ट्रांसफर होते हैं। किसकी सहायता से? गुणसूत्र में की सहायता। गुणसूत्र में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, वह गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता है। तो इस तरह से आज की क्लास को हम यहीं विराम लगाते हैं। चलिए, गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय।